जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। जलवायु परिवर्तन वर्तमान में एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा विश्व स्ट्रगल कर रहा है। बढ़ती आबादी, कटते पेड़, उसके साथ साथ विकास की जो अंधाधुंध रेस में हम शामिल हुए हैं, इस कारण ये एक ऐसी समस्या बनकर फ़िलहाल खड़ी हो गई है जिसको अभी तो खैर नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पिछले वर्ष अगर ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट हम देखें तो भारत के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में सबसे शीर्ष पर झारखंड का झरिया था और दूसरे नंबर पर धनबाद। उसके साथ अगर हम इस वर्ष IQAir की रिपोर्ट देखें तो विश्व भर में 50 ऐसे शहर जिसमें प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो, उसमें 39 जो शहर है वो इंडिया के हैं। हम विकास के दर में तो आगे निकल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण को हमने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और इसी का कारण है कि सूखे तालाब हमें देखने को मिल रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फ़िलहाल गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और अगर हम पिछले वर्ष की गर्मी याद करें रांची में, तो हमारे शहर में उस वर्ष सबसे ज़्यादा AC और कूलर की बिक्री हुई थी। और दुर्भाग्य की बात है कि समस्या के हल के लिए जिस तरफ बढ़े वो कहीं ना कहीं इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जैसा कि हम नई दिशा में हमेशा कहते हैं कि अगर हमारे पास समस्याएं हैं तो उसके साथ हमारे पास सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, ऐसे संस्थान हैं जो इसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। आज हम आपको स्टूडियो से में एक ऐसे ही सदस्य से मिलवाने वाले हैं जो झारखंड शहर में 2000 से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आए हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे समाज सेवक अंशुल शरण का। अंशुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा, पर्यावरण फ़िलहाल हमारे लिए एक ऐसी चुनौती बन गई है जिसे चाहकर भी हम अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पिछले ही वर्ष अगर हम देखें तो यूरोप में जो हीट वेव्स आई, उसके बाद चाइना ने उसी ईयर ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया अपने कंट्री में। और बाकी क्या, हम खुद ही अगर अपने देश की हालत देखें तो एयर पोल्यूशन और ऐसे भी इन जनरल पोल्यूशन में हमने कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए। इस समस्या पे भी थोड़ी गंभीरता से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन पे आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ मिशन और ऑब्जेक्टिव के साथ इसकी शुरुआत की गई? देखिए, आज शरीर में हम लोगों को जब बुखार होता है, बॉडी में आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम लोग बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बहुत लगता है कि तबीयत ख़राब हो गया है। पिछले 100 सालों में प्रदूषण की वजह से पृथ्वी का भी हम लोगों ने टेम्परेचर जो है करीब 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अब उसमें ये तो हो गई बॉडी टेम्परेचर की बात। अब आप इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे तो मेंढक हैं, पानी में रहते हैं मेंढक। अभी गर्मी है, रांची में आप देख रही हैं पिछले 1 हफ्ते से मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। उसका डेंगू मच्छर होता है तो डेंगू मलेरिया होता है, वो स्वाभाविक उसका ये है। तो अब क्या हो रहा है कि मेंढक पानी में होता था, मच्छर का लार्वा खाता था तो मच्छर कम होता था। तो हम लोग विकास के नाम पर जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इतना ज़्यादा कर दिए हैं कि अब जो है बायोडाइवर्सिटी जो हम लोगों का है, जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, अब इन लोगों को ख़तरा हो गया है। तो इसी सोच के साथ हम लोग की संस्था युगांतर भारतीय नेचर फाउंडेशन है, जो हम लोग चाहते हैं कि कुछ इन्वायरमेंट पे कुछ कंक्रीट काम किया जाए और इन्वायरमेंट को बचाने की दिशा में प्रयास किया जाए। ये अंशुल जी, ये मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि वाकई सही कहा आपने कि ये जो समस्या है इसके सोल्यूशन के लिए तो खैर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन हम बात तो इसकी करते हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहे हैं ये, लेकिन वो कई बार बातों तक ख़त्म हो जाती हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सामने आ पाते हैं इसके निदान के लिए। तो आपने किस तरीके से डिसाइड किया कि आपको फ़िलहाल काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है, हमारे राज्य में काम करना है? नहीं, आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि झारखंड का जो एयर पोल्यूशन है बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल। टॉप 50 में यहाँ पे ऐसे कई शहर हैं, झरिया है, धनबाद है, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड है एयर पोल्यूशन के मामले में। तो हम लोगों का वही विज़न लेके हम लोग चले हैं कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, इन सबों पे कैसे कुछ काम किया जाए कि ये सब का जो लेवल है, हम लोग ये तो नहीं क्लेम कर सकते हैं कि पूरा ठीक कर देंगे, लेकिन कैसे उसको कम किया जाए या जहाँ पर है वहीं पर रोकने के लिए सार्थक प्रयास किया जाए। जैसा आपने कहा कि एयर पोल्यूशन या फिर सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसको कैसे कम किया जाए, उसको उसके चेक के लिए भी कि वो
पोल्यूशन का लेवल उसमें कितना है, उसके लिए खैर कुछ वर्षों पहले आप लोगों ने लेबोरेटरीज़ की भी स्थापना की थी, ज़रा उसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएं। हम लोगों ने 2008 में एक लेबोरेटरी स्थापित की थी जो हवा पानी मिट्टी का जांच करता है। 2011 में उसको NABL से मान्यता मिल गई थी और यहाँ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ही मान्यता है। तो हम लोग हर साल जो है अलग अलग शहरों में जाके वहाँ का साइंटिफिक डाटा लेते हैं, क्योंकि बिना साइंटिफिक आंकड़ों के आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है, पिछले साल क्या था अब क्या है, 10 साल पहले क्या था अब क्या है। तो लगातार हम लोग तो एक देख रहे हैं कि इस तरह का एयर पोल्यूशन जो है उसमें एक लीनियर ग्रोथ जो होता है वो हो रहा है। कई जगह पर हमारी संस्था के विभिन्न कार्यक्रम के प्रयासों से उसमें बहुत कंट्रोल भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। लेकिन है कि ये लेबोरेटरी से हम लोग का यही उद्देश्य रहा है कि अलग अलग जगह पर जाके साइंटिफिक डेटा लें और जो भी कंसर्न है, चाहे वो सरकार है चाहे इंडस्ट्री है, उनको बता दें कि देखिए साहब अभी आपका ये पिछले साल का ये हाल था, 10 साल पहले ये हाल था, अभी ये हाल है। तो इसमें कई बार कई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सुधार करने के लिए अपने से प्रयास भी करते हैं। जैसे हुआ कि आप कचरा, आपका इंडस्ट्री का जो वेस्ट है जी। वो सीधा अगर आप नदी में फेंक रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट करके अगर आप नदी में डालते हैं तो दोनों में फिर अंतर आ जाता है ना। हाँ, क्योंकि जो नदी का जो बायोडाइवर्सिटी है, नदी की जो मछलियाँ हैं, वो लोग फिर उस कचरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगी। तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरह का एक लैब सेटअप किया हुआ है जो इस तरह का। बिल्कुल। वाटर पोल्यूशन, खैर वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो दामोदर नदी जो है उसके भी संरक्षण में कुछ काम चला था, ज़रा उस बारे में, वो अभियान जो है उसके बारे में बताएं। हम लोग का एक दामोदर बचाओ आंदोलन है जो 2004 से श्री सरयू राय जी के नेतृत्व में चल रहा है। अच्छा। 2004 में दामोदर विश्व की टॉप 10 पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक कही जाती थी। उसका कारण एक समझने वाला बात है कि झारखंड में करीब 250 किलोमीटर ये नदी है। लोहरदगा में एक पहाड़ है, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, उसके जड़ से नदी निकलती है। वहाँ पर उस नदी को कहते हैं देवनद। अच्छा। जब वो नदी नीचे आती है, प्लेटू पे आती है, तो वहाँ से इसका नाम हो जाता है दामोदर। और दामोदर के आसपास में है CCL है, BCCL है, इसकी दर्जनों कोल वॉशरीज़ और तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ फैली हुई हैं। तो ये लोग क्या करते थे पहले कि अपना जो पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, सीधा कचरा नदी में फेंक देते थे या हवा में फैला देते थे। तो हम लोगों ने 2004 में एक पहली यात्रा निकाली थी 28 मई से 5 जून तक, जो दामोदर का जो ओरिजिन है वहाँ से लेके DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। अच्छा। हम लोगों ने वहाँ तक एक यात्रा निकाला था। एक साथ में एक साइंटिस्ट लोगों की टीम भी चली थी जिसमें डॉल्फिन मैन, और अभी उनको पद्मश्री भी मिल गया है, एक प्रोफेसर RK सिन्हा, वो भी थे। उन्होंने अपना पूरा एक मोबाइल लेबोरेटरी लेके गए और सब जगह पानी और अलग अलग चीज़ों का नमूना लेके उसको जांच किया। स्थिति ऐसी भयावह थी कि वहाँ पर उस समय पशु भी पानी नहीं पीता था। नदी का पानी जो है दामोदर नदी का, उसका पानी उस समय पशु भी नहीं पीता था। हम लोगों ने फिर 2009 में पार्लियामेंट के सामने धरना दिया। ये इस तरह के जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, करीब 2 दर्जन इंडस्ट्रीज़ हैं दामोदर के किनारे में, उन लोगों के सामने धरना प्रदर्शन करके मोटा मोटी उन लोगों को कन्विंस कर लिया कि आपको अगर अपना वेस्ट डिस्पोज ही करना है पानी में या हवा में, तो उसका जो भी नॉर्म्स बना हुआ है आप उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले साल एक दामोदर यात्रा निकाली थी। हर साल हम दामोदर यात्रा निकालते हैं, 1 हफ्ते का होता है यात्रा। चूल्हा पानी ओरिजिन पॉइंट से धनबाद लास्ट पॉइंट है, फिर बंगाल में चली जाती है नदी, पंचेत है, पंचेत डैम तक जाती है, वहाँ से फिर बंगाल चली जाती है। तो हम लोगों ने यही पाया साइंटिफिक आंकड़ों के आधार पर कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से अब जो है ये नदी 95% मुक्त हो गई है, जो 2004 में टॉप 10 पॉल्यूटेड रिवर्स में शुमार थी वर्ल्ड में। अब वो लगभग एक बोकारो का एक मामला फंसा हुआ है, वो भी मुझे लगता है कि साल 2 साल में वो भी अपना एक प्लांट लगा देंगे ट्रीटमेंट का। तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि हमारे आंदोलन से बिना किसी गवर्नमेंट के सहयोग से एक नदी को हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, औद्योगिक प्रदूषण जो कहते हैं, उससे हम लोगों ने मुक्त कर दिया है। बिल्कुल। और
जब इस तरीके का प्रोग्राम आता है तो कुछ ऐसे आपके पास लोग हैं जो उस समस्या को देख रहे हैं, लेकिन वो इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम अकेले क्या ही कर लेंगे। लेकिन जब इस तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं तो लोगों में भी हौसला बढ़ता है और आपको इस तरीके से जन जो है ना उनकी सपोर्ट्स मिलती है, पब्लिक सपोर्ट भी आपको मिलना शुरू होता है इससे। अभी फ़िलहाल अगर हम ये तो खैर हमने नदियों की बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ सरंडा फॉरेस्ट जो है उसके बचाव के लिए भी आप लोगों ने एक प्रोग्राम निकाला था, उसके बारे में बताएं और क्या कुछ उसका इम्पैक्ट रहा उसके बारे में बताएं। सरंडा देखिए एशिया का डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट है वो, साल के बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि इलीगल माइनिंग, एक रैम्पेंट इलीगल माइनिंग जो बोला जाता है वो बहुत चल रहा था। आयरन ओर बहुत है वहाँ पर, मैग्नीशियम है बहुत वहाँ पर, तो इसकी चोरी भी हो रही थी और लोग कुछ कर नहीं रहे थे। तो हाँ 2008-9 में हम लोगों ने एक सरंडा पर एक पूरा सर्वे किया कि क्योंकि पहले सरंडा में आपको चीता से लेके हाथी से लेके सब कुछ दिखाई देता था, अब हम लोग चीता विदेश से मंगा रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने यही देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, पौधे आपके हैं, जो जीव हैं, जो पशु हैं, अब कुछ ऐसे ऐसे ब्रीड हैं जो अब ख़त्म हो चुके हैं, जो अब आने वाले नहीं हैं, वो अब नष्ट हो गए। तो हम लोगों ने उसी का सर्वे किया था एसेस करने के लिए कि क्या कारण है इसका। तो मुख्य कारण एक यही दिखाई दिया कि जो इलीगल माइनिंग है एक उस पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर चल रहा था इशू। तो 2009 में एक शाह कमीशन, जस्टिस शाह थे, उन्होंने एक शाह कमीशन एक बनाया था, सरकार ने बनवाया था, वो गोवा, उड़ीसा और झारखंड 3 प्रदेश के लिए, जिसका रिपोर्ट उन्होंने 2013 में दिया था। ये सिर्फ रैम्पेंट इलीगल माइनिंग के लिए था कि इतना इलीगल माइनिंग हो रहा है तो आपका इकोलॉजिकल सर्वाइवर क्या रहेगा। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में सरंडा को 3 जोन में बांटा, एक जोन 1, जोन 2 और एक नो माइनिंग जोन करके। तो जो सरंडा का जो पूर्वी क्षेत्र है उसको उन्होंने कहा कि वहाँ पर आप माइनिंग कर सकते हैं विथ ऑल द नॉर्म्स, आप नॉर्म्स फॉलो करके माइनिंग कर सकते हैं। जब जोन 1 जब ख़त्म हो जाएगा तो जोन 2 में कर सकते हैं, वो भी उसका बीच से लेकर पूर्वी क्षेत्र में ही आता है और बाकी जगह एज इट इज़ रहेगा, उसको छूना नहीं। अब ये तो उन्होंने अपना दे दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिहार सरकार ने सरंडा को 1968 में सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया था। सेंचुरी का मतलब ये होता है कि अब वहाँ पर आप पशुओं की हत्या नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसका जो ऑर्डर की जो कॉपी है वो अब कहीं मिल नहीं रही है। तो 2021 में एक हमारे डॉक्टर आर.के. सिंह हैं, दिल्ली के हैं, वो एनजीटी में गए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, कि इसको फॉलो कराया जाए। तो एनजीटी ने कहा कि अगर ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल रही है तो स्टेट या तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दे, और वो स्टेट के विवेक पर उन्होंने छोड़ दिया। तो अब 2 साल से अब हम लोग इसी प्रयास में हैं कि किसी तरह जो है ये सरंडा वाला जो है कम से कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक डिक्लेयर हो जाए, इसी पे हम लोगों का काम चल रहा है। बिल्कुल, और घूम फिर के ये बात वहीं आ जाती है कि हम विकास के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि उसके इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहे हैं, क्या लॉस हो रहा है, हम उसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इस पर बात हो रही है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिएगा 2 साल कोरोना में सब कुछ बंद था मोटा मोटी। 2020 में जो 3 महीना लॉकडाउन लगा था तो कार्बन एमिशन वर्ल्ड वाइड सिर्फ ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से 23% कम हो गया था। बिल्कुल। तो ये तो एक है कि आपके कोविड जब हुआ 2 साल, आपका एयर क्वालिटी इम्प्रूव हुआ, आप जो दूर दूर तक 100 किलोमीटर दूर से हिमालय दिखाई देने लगा। कुछ ऐसे पशुओं थे, पशु पक्षी थे जो लगा था कि अब दुर्लभ हो गए हैं, वो भी क्योंकि स्वच्छ वातावरण हुआ तो वो भी दिखाई देने लगे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि फिर जो मेडिकल वेस्ट है कोविड में वो बढ़ गया। तो कहने का मतलब कि कहीं बीच में एक संतुलन लेके चलने से हम लोग का काम जो है थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम, जैसा आपने सही कहा कि एयर पोल्यूशन जब
हम थोड़ा सा लगा कि उस तरफ थोड़ा हम आगे बढ़े हैं तो मेडिकल वेस्ट ही इतने ज़्यादा थे हमारे, मेडिकल वेस्ट ही नहीं उसके साथ साथ क्योंकि हम घर में इतना बंद थे और खैर ये हमारी क्या एबिलिटी है कि घर में बैठे बैठे हमने इतना कचरा कर दिया, बैठे बैठे इतना कचरा कर दिया कि वो एक नई समस्या आपके पास निकल गई। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चला कि अगर थोड़ा सा हम इस पर काम कर लें, थोड़ा सा वक्त अगर हम प्रकृति को दें तो वो अभी भी वापस से उस वे में रिफॉर्म कर सकती है। उस वे में रिफॉर्म कर सकती है, बिल्कुल। और दामोदर बचाओ आंदोलन जो हम लोग का फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, क्योंकि अब लगभग अगर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से हमारा क्लेम है कि 95% मुक्त हो गया है, तो अब मेन मुद्दा उसका यही बच रहा है कि जो सीवरेज जो हमारा अपना खुद का कचरा है वो सीधा रामगढ़ हो गया और ऐसे कई जगह में सीधा ड्रेन से नदी में गिरता है। तो अब कितने जगह हम लोग इस बार गए थे यात्रा में, तो कितनी जगह घर कुछ लोगों ने घर से अपना पानी का जांच कराया हमारी लैब से। तो उसमें से कुछ ऐसे निकले जो हम लोगों के वेस्ट से ही है, हम लोग का मल मूत्र जो होता है उससे वेस्ट का जो कचरा निकल रहा है वो पानी में उनके टैप वाटर में आ रहा है। अच्छा। तो अब हम लोग का, इसको मैं 2.0 वर्जन बोलता हूँ दामोदर बचाओ आंदोलन का, हम लोग का यही प्रयास है, क्योंकि ये काम तो सरकार को करना है कि हर शहर में आप अपना एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए ताकि आपका जो भी कचरा है वो फिल्टर होके नदी में जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम जिस तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं उसका बैकफायर वो अब हम पर ही कर रहा है, हम पर, और हमारे हेल्थ पे काफ़ी इसका असर पड़ा है। पोल्यूशन का खैर सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ जिससे हम स्ट्रगल करते हैं वो हार्ट डिजीज़ है, और हमारे फेफड़े जो हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं, और एयर पोल्यूशन एक वजह उसका बनकर आ रहा है। तो वाकई इसके साथ एक जो 2018 में जो एक आपने इनिशिएटिव लिया फ़िलहाल, जिसका कि हमें 23 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला, पर्यावरण मेला, इसके बारे में बताएं और किस तरीके से इसको आपने एग्जीक्यूट किया और क्या कुछ इसका रिस्पांस रहा, लोगों ने किस तरीके से इसकी तरफ उनका क्या रिस्पांस? हम लोगों ने जो पर्यावरण पे जो सालों से जो काम कर रहे थे, चाहे दामोदर हुआ, सरंडा हुआ, स्वर्णरेखा हुआ, तो एक लगा कि एक पर्यावरण मेला थीम पे 2018 में एक ख्याल आया कि एक मेला करके देखते हैं कि जिसमें हम लोग इनवाइट करेंगे PSUs हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गए, सरकार हो गए, आप चलिए आप लाख बुरा काम करते होंगे लेकिन अगर कोई एक अच्छा काम पर्यावरण पे करते हैं तो आप उसको वहाँ पर अपना मॉडल बनाइए, डिस्प्ले लगाइए और वहाँ पर लोगों को समझाइए। 2018 में हम लोगों ने सिर्फ इंडस्ट्री बॉडी और सरकार को ही इनवाइट किया था इसके लिए। तो एक छोटी सी जगह है रांची में, वहीं पर हम लोगों ने प्रोग्राम कराया था 1 हफ्ते का। तो उस प्रोग्राम से काफ़ी सक्सेस मिला, ये समझ में आया कि लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हैं, क्योंकि जो भीड़ आ रही थी उससे लग रहा था कि वही देखने आ रहे हैं, पर्यावरण का सब देख के वो लोग जा रहे थे और कुछ वहाँ पे था नहीं मेला में। बिल्कुल। और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, क्योंकि बहुत से कई बार हम जिस तरीके से नज़रअंदाज कर दे रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, वो अंत में जाकर हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है। हम तो यही कहते हैं कि मेला जो है सबसे अच्छा वे है अवेयरनेस फैलाने का। तो वही 2018 में उसका सक्सेस देखे, 19 में चुनाव हो गया, 20-21 कोरोना हो गया, 22 में हम लोगों को मोराबादी मैदान मिल नहीं पाया। तो हम लोगों ने फिर 23 में इस बार सोचा कि एक बहुत बड़े स्तर पर पिछले मेला में जो कमी रह गई थी उसको भी जोड़ के एक बड़ा मेला एक कराया जाए। तो हम लोगों ने इस मेला के साथ साथ स्वदेशी प्रोडक्ट और बाकी चीज़ों को भी जोड़ा। हर दिन एक इंडिया के क्या विश्व विख्यात लोगों को हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स पर बुलाया लेक्चर देने के लिए। हमारे मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइज़र थे 10 साल, प्रोफेसर हसनैन साहब, उनको बुलाया था प्रिपेयरिंग फॉर अ लाइफ इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड, इस टॉपिक पर अपना व्याख्यान देने के लिए। इसी तरह डॉल्फिन मैन जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, प्रोफेसर RK सिन्हा साहब, उनको बुलाया। एक डॉक्टर मानस रंजन रे हैं जो चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट से रिटायर हुए हैं, उन्होंने अपना एयर पोल्यूशन पर ही अपना वक्तव्य रखा। इस तरीके से हर दिन हम लोगों ने पर्यावरण मेला में अलग अलग, क्योंकि मेला में खाली आप आइए, स्टॉल देखिए, समझिए, शॉपिंग करिए, खाइए पीजिए और जाइए नहीं, कुछ लेके भी जाइए। इसलिए हम लोगों ने शाम में करीब 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर सीरीज़ 10 दिन के लिए हम लोगों ने प्लान किया था। इसके अलावा हर दिन शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का था, जिसमें हम लोगों ने इंडिया लेवल के आर्टिस्टों को बुलाया था। अभी तो पद्म विभूषण मिल गया है श्रीमती तीजन बाई जी को। उनको पद्म विभूषण मिलने के बाद से हमारा पहला कार्यक्रम था उनका रांची में, जिसमें वो वहीं थी। राजस्थान का सुप्रसिद्ध है कालबेलिया नृत्य जो है, उनको बुलाया था। बनारस घराने के हम लोगों ने संतूर वादक को बुलाया था, शहनाई वादकों को बुलाया था। तो एक
कि अगर आप कल्चर प्रोग्राम भी देखने के लिए आ रहे हैं तो एक क्वालिटी का प्रोग्राम देख रहे हैं। और बिल्कुल। उसको हम लोगों ने झारखंड के जो लोकल जो परफॉर्मेंस है, पाइका हो गया, छऊ हो गया, पुरलिया छऊ हो गया, इस तरीके से भोजपुरी गीत हो गया, ये सबको जोड़ के एक मिश्रण करके शाम में करीब 2 घंटे का हम लोग उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए थे मेला में जी। जैसे अंशुल जी आपने बताया कि 2000 से काम चल रहा है, इस पे 2 दशक से ज़्यादा हो गया है। अभी अगर हम देखें, खासकर जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट क्राइसिस की बात करते हैं, हमारे स्टेट में क्या कुछ मुख्य चुनौती हमारे सामने खड़ी है कि अगर हम क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस कर भी रहे हैं तो ये कुछ मुख्य प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस बन के हमारे सामने खड़ी है? देखिए, इतना यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, झारखंड एक रिच है, एक कोल बेल्ट है, इंडस्ट्री बेल्ट है, यहाँ पर खनिज है, मिनरल्स हैं, माइंस हैं, तो उसका प्लस पॉइंट भी है कि रेवेन्यू जनरेशन का अच्छा सोर्स है। लेकिन अब स्टेट को कितना मिलता है, भारत सरकार को कितना मिलता है, वो दूसरा विषय है। लेकिन प्रदूषण में यही लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि जो हमारे ब्रिलियंट माइंड हैं, जो IAS हैं, IPS हैं, ऑफिसर्स हैं, और जो बड़े बड़े कंपनीज़ में जो बड़े बड़े पद पर हैं, वो लोग एक पॉलिसी बनाते हैं अपना, जो अपने परसेप्शन से एक बना लेते हैं, और उसका इम्पैक्ट आम लोग जो भुगतते हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड में आप एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बोकारो धनबाद बेल्ट जो है पूरा, वहाँ पर काफ़ी ऐसा शिकायत आ रहा है कि जिसमें लंग्स की बीमारियाँ, फेफड़े की बीमारी, और ख़ासकर कोविड के बाद तो ये और ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी बढ़ गया है। तो एक तो एयर पोल्यूशन पे हम लोगों को ध्यान देना होगा। दूसरा, यहाँ पर पानी का भी, जो रांची शहर की बात करें तो 1000 फीट पर बोरिंग हो रहा है तो भी पानी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। अब रांची में भी और रांची के आसपास भी एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है पानी का। तो अब ट्री प्लांटेशन और ये सब करके अब देखना होगा हम लोगों को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराने, जो हम लोगों के 100 साल 200 साल पुराने पेड़ हैं, अगर उसको काटेंगे तो उसका एक इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस होता है वो तो होता ही है। वो नया पेड़ आपका कभी भी फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। उसको फुलफ़िल करने में फिर उतना टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलने वाला है उससे। तो एक उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत। और जैसा आपने कहा कि फ़िलहाल जितने प्रोग्राम्स, कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं वाटर, पानी से संबंधित हैं, उनकी खैर उनकी जांच से संबंधित प्रोग्राम्स चल रहे हैं, फॉरेस्ट से। इसमें जो एक मुख्य प्रोग्राम जिसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बतलाएं, जिसमें जल संरक्षण जो अभियान है जो आप लोगों का चल रहा है, जिसमें आप पूरा ही जो स्टेट्स के जितने डिस्ट्रिक्ट है सबको कवर करते हैं आप, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग जल जागरूकता अभियान चलाते हैं 12 जनवरी से 5 जून तक। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जयंती है, युवा दिवस कहा जाता है। उस दिन हम लोग स्वर्णरेखा नदी के किनारे में कई जगह पर पेंटिंग, ऐसे कंपटीशन, इस तरह का चीज़ कराते हैं। 13 जनवरी को हम लोग हर साल जो है कृषि दिवस के रूप में बनाते हैं, कृषि मेला करते हैं। और 14 को नगड़ी यहाँ पर है, नगड़ी है, गेतलसूट डैम है, और 2-3 और फॉल्स हैं यहाँ पर, हुंड्रू फॉल वगैरह है। ये सब पे हम लोग काफ़ी बड़ा मेला कराते हैं जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। उसके बाद से अगला कार्यक्रम हम लोग हर साल कराते हैं, अभी आने वाला भी है, वाटर डे बोलते हैं, 22 मार्च को। फिर 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। फिर होता है 22 जून को होता है, ये 22 मई को होता है बायोडाइवर्सिटी डे, और 5 जून को होता है ये इन्वायरमेंट डे। तो इस दिन हर अलग अलग जगह पर हम लोग का संगोष्ठी से सेमिनार, इन्वायरमेंट अवेयरनेस पे अलग अलग कैंपेन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा गंगा आरती तो अभी शुरू हुई है। हम लोग 2005 से ही दामोदर नदी का आरती हर साल गंगा दशहरा के दिन अलग अलग पॉइंट पर, करीब 3 दर्जन, अब 36 पॉइंट पर होता है झारखंड में। ओरिजिन जो है मैंने आपको बताया चूल्हा पानी से लेके लास्ट पॉइंट पंचेत है। तो ये करीब 36 पॉइंट पर हम लोग वहाँ पर शाम में या सुबह में, वहाँ के कार्यकर्ता जैसा चाहें, नदी का पूजन करते हैं, दामोदर नद का 2005 से कर रहे हैं, और अपना संगोष्ठी सेमिनार इस तरह का चीज़ कराते हैं। इस साल गंगा दशहरा 30 मई को पड़ रहा है, तो इस साल भी कार्यक्रम भी अभी हम लोग करेंगे। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ग्रास रूट लेवल पे इतने लंबे टाइम से काम करते हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप उस समस्या को देख रहे हैं, वहाँ पे विटनेस कर रहे हैं, तो उसकी तरफ जो समझ है वो काफ़ी आपकी गहरी हो जाती है, आप रूट कॉज को समझने लग जाते हैं। हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं फ़िलहाल अभी, उन्हें अगर हम एनवायरनमेंट क्राइसिस से रिलेटेड कुछ अगर आप एडवाइस दे सकें, कुछ सुझाव ही अगर आप उन्हें दे सकें, किस तरीके से उनके अवेयरनेस पे जो काम कर, मैं उन्हें सुझाव तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले एक स्वर्णरेखा पर आपको 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। हम लोग का स्वर्णरेखा नदी
को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो आता है स्वर्ण रेखा, लाइन ऑफ गोल्ड। और वो नदी के रांची शहर में है और टाटा 2 बड़ा शहर है नदी के किनारे में जो बसा हुआ है। यहाँ टाटी सिलवे में उषा मार्टिन है, फिर हिंदाल्को है मुरी में, फिर नदी जाती है जमशेदपुर साइड में, घाटशिला साइड में। तो वहाँ पर भी टाटा का है, हिंदुस्तान कॉपर का है, बहुत तरह का इंडस्ट्रीज़ है। तो हम लोगों का स्वर्ण रेखा पर भी एक बड़ा आंदोलन चलता है। और यही सब जो मुद्दे जो मैंने डिस्कशन किया है कि इंडस्ट्रीज़ को हम लोग या तो हाथ जोड़ के या उन्हें फोर्स करके कहते हैं कि आपको जो है अपना चीज़, अपनी गंदगी को ट्रीट करके बहाना है। और आप जो सजेशन मांग रही हैं यही है कि अगर अब हम लोग नहा रहे हैं या शेव कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्योंकि पानी का भी एक इशू बढ़ने वाला है रांची में, तो उसको संरक्षण के लिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता अभी प्रतीत हो रही है। अगर उतना ही पानी यूज़ करें जितना ज़रूरत है। मैं आज भी 1 बाल्टी पानी से ही नहाने की कोशिश करता हूँ कि 1 बाल्टी पानी में शावर से पानी काफ़ी वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1 बाल्टी में अगर हो जाता है तो हो जाए। तो एक तो हो गया जल संरक्षण, दूसरा हो गया जो हम लोग बिजली बर्बाद करते हैं, जो लाइट हो गया या स्विच ऑन है तो उसको घर पे ही अपने ऑफ करके रखें। तीसरा, अगर कुछ लोग प्रोग्राम करा रहे हैं तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। हर जगह जो है फ्लेक्स और सब कुछ जो है बिल्कुल वो लगता है। तो क्या उसका हम लोग अल्टरनेट कुछ सोच के कपड़े पर पेंट करा के या वो करा के अगर हम लोग का प्रोग्राम, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है नो डाउट, लेकिन ये है कि अब वो देखने में अब आँख को भी अब अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर आप स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हम सरकार पे या फिर किसी संस्थान पे हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अंशुल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, उसके साथ साथ जिस तरीके से आपके संस्थान इतने लंबे वक्त से हमारे राज्य में काम कर रही हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उसके बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे पॉइंट में हैं जब हमें ज़रूरत है ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएँ और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी तरफ से काम करें। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।